हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बॉडी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में हम थोड़ा चीज़ को समझते हैं। जैसे हमें पता है WHO के बारे में कि इसको आखिरकार कब इसका गठन किया गया था। तो इसका गठन की अगर बात किया जाए तो इसका गठन जो किया गया वो 1948 में 1948 में इसका गठन किया गया है। 1948 ये वही समय है जब एक तरीके से पूरी दुनिया एक तरीके से आज़ाद हो रही है, स्वतंत्र हो रही है। और स्वतंत्रता के बाद सबकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? सबको स्वस्थ रखना, सबके हेल्थ का ध्यान रखना। तो इस चीज़ के बारे में इसलिए इसका गठन किया गया। और सेकंड अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये एक यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन की क्या एक बॉडी है। इसके जो मेंबर्स की बात की जाए तो 194 इसके मेंबर है, 194 इसके देश है। और यूनाइटेड नेशन, चूंकि यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसी में से एक ये भी शामिल है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ें एक तरीके से आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। यूनेस्को, ये सब चीज़ें यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए तो इसके 6 रीजन, इसके 6 अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO काम करती है। वो 6 रीजन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे पहला रीजन हो गया अफ्रीकन क्षेत्र, जो अफ्रीका पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक पूरा महाद्वीप है, वहाँ पे एक रीजन आ जाता है। दूसरा रीजन आ जाता है मेडिटेरियन सी मतलब कौन सा? जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, जो एक तरीके से आपको एशिया हो गए, अफ्रीका हो गए और एक तरीके से आपका यूरोप, ये तीनों क्षेत्र को जोड़ रहा है। ये तीनों क्षेत्र को जोड़ने वाला जो आपका मेडिटेरियन सी है, वहाँ पे भी आपका एक रीजन देखने को मिलता है। तीसरा रीजन आपको देखने को मिलता है यूरोपियन क्षेत्र, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप है। एंड चौथा क्षेत्र हो जाता है आपका अमेरिकन रीजन। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये जो चारों अमेरिका होते हैं उन सबके क्षेत्र को कवर किया जाता है। पांचवा हो जाता है साउथ एशियन क्षेत्र और ईस्ट एशियन क्षेत्र। जैसे ईस्ट एशियन क्षेत्र में आ जाते हैं आपके जितने भी आसियान के देश रहते हैं वो सब आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशियन देश में। और पांचवा क्षेत्र होता है आपका वेस्ट पैसिफिक, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र। तो वहाँ पे जितने भी देश होते हैं वो सारे इसमें, जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो WHO क्या करता है? इन सब क्षेत्रों को एक तरीके से अपने अंदर समाहित करके रखा है। WHO क्या है? पूरे ग्लोबल के हेल्थ के लिए, यानी पूरे के पूरे विश्व के हेल्थ के लिए ये पूरी तरीके से अकाउंटेबल है, ये पूरी तरीके से जवाबदेह है। और आखिरकार क्या कारण है कि आज भी WHO बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसकी प्रासंगिकता, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, क्यों आखिरकार हमें WHO की बॉडी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? तो 2-3 कारण हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला कारण बात किया जाए तो हेल्थ, स्वास्थ्य। जो हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे अभी हमारे सामने अभी कुछ ही समय पहले कोविड का दौर आया और कोविड के प्रभाव से अभी भी हम पूरी तरीके से दूर नहीं हुए। और कोविड के दौर में हमने देखा कि हेल्थ जो है, जो स्वास्थ्य है, किसी बॉर्डर तक समाहित नहीं रहा, किसी एक सीमा तक समाहित नहीं रहा, बल्कि ये क्या हुआ, पूरे देश में फैला, हर एक क्षेत्र में फैला और बहुत ज़्यादा हमें त्रासदी देखने को मिली, चाहे वो कोई भी देश हो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या करे, काम करे। वो उनके एक तरीके से उनके वैक्सीनेशन के ऊपर काम करे, उनके इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करे, वहाँ उनके हेल्थ के लिए अलग अलग ऑर्डर बनाए, अलग अलग क्षेत्र में हेल्थ के लिए काम करे। जैसे जो आपके गरीब क्षेत्र है वहाँ पे स्पेशली ये होता है, तो इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है। वहीं दूसरी बात आ जाता है सेफ ट्रैवल मतलब, चूंकि आज का जो देश है, आज का क्या है कि LPG रिफॉर्म के बाद क्या हो गया कि हर एक देश दूसरे देश में जाता है, वहाँ की यूथ जाती है, वहाँ की पब्लिक जा रही है, गवर्नमेंट जा रही है, और आप रोक नहीं सकते। बिकॉज ऑफ ट्रेड और बिजनेस आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि अब हर एक देश को दूसरे देश की जरूरत है। तो ऐसे समय में WHO क्या गाइडलाइंस जारी करता है, जिसके अंतर्गत सेफ ट्रैवल, आप सेफ जर्नी आप कर सकते हो सुरक्षित रूप से। और तीसरी बात किया जाए, तीसरा जो महत्वपूर्ण पिलर आता है ग्लोबल हेल्थ, जिसके बारे में हमने बात कर ली, जिसके कारण WHO की आज भी रेलेवेंस है। और हालांकि WHO के बारे में बहुत ज़्यादा बातें, आलोचनाएं की जा रही थी। जैसे आलोचनाएं इसकी सबसे बड़ी तो यही थी कि एक तरीके से अब ये बाइस्ड हो गया था। अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले ये भी खबर आ रही थी कि ये चाइना की तरफ बाइस्ड है, जिसके कारण जो अमेरिका है उसने एक तरीके से WHO को छोड़ने की भी बात कर दी थी। लेकिन चूंकि मालूम है WHO एक तरीके से ग्लोबल हेल्थ के बारे में इशूज थोड़ा सा अकाउंटेबल है, जिसके कारण अमेरिका भी अभी वहाँ पे शामिल है। तो और इंडिया को भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है, चूंकि इंडिया में भी बहुत सारे WHO के कार्य चल रहे हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ जो हिडन हंगर है वो सबसे बड़ी समस्या है। भूखमरी को तो हमने दूर कर लिया, लेकिन जो हिडन हंगर है वो नहीं समाप्त हो पा रहा है। तो जिसके कारण हमें आवश्यक है कि उसके कारण बहुत सारी बीमारी हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो रहा है, पोषक की कमी हो रही है, यानी हमें खाना तो मिल रहा है लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ समस्या हो रही है। जिसके कारण आपके लिए आवश्यक है WHO जैसी बॉडी आपके यहाँ काम करे और आप उसके साथ मिल करके हमारे देश में जितनी भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जितनी हंगर की प्रॉब्लम है, जितनी भूखमरी की प्रॉब्लम है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास लक्ष्य का हमने एक आधार बना करके रखा है कि 2030 तक हमें उन टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए आवश्यक है कि हम WHO के साथ धीरे धीरे कॉपरेट करते रहें। तो इस आधार पे अभी भी WHO की उसी तरीके से रेलेवेंस है, उसी तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आज हम WHO को लेकर के इतनी बात करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आप कुछ भी इसके बारे में और जानना चाहते हैं या कि कुछ आपका सजेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम और मिलते हैं।